कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज कमोडिटी की क्लास में हम बात करेंगे बेसिस ट्रेडिंग की, और हम आपको लगातार बेसिस ट्रेडिंग की बारीकियां समझा रहे हैं। हमने अब तक आपको समझा दिया है कि बेसिस ट्रेडिंग क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने की हैं। लेकिन आज हम इस सीरीज़ की तीसरी कड़ी में आपको बताएंगे कि लॉन्ग बेसिस कैसे किया जाता है और शॉर्ट कैसे किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि दुनिया भर में बेसिस ट्रेडिंग किस तरह से होती है, क्या ग्लोबल प्रैक्टिस है, और तीसरी बड़ी बात ये कि बेसिस ट्रेडिंग आखिर क्यों ज़रूरी है। इन तीनों मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो आपको अलग अलग सेगमेंट में बेसिस ट्रेडिंग की बारीकियां समझाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सुमित गुप्ता जी, जो कि मैकडोनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज़ के हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लगातार ये सीरीज़ कर रहे हैं, ये हमारी तीसरी सीरीज़ है। फटाफट आपको एक क्विक रिकैप दे देते हैं कि हमने दूसरी सीरीज़ में आपको क्या बताया। तो सेकेंड सीरीज़ में हमने आपको ये बताया था कि बेसिस ट्रेडिंग को प्रभावित करने वाले, इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये हमने आपको बताया कि बेसिस कब मजबूत होता है, बेसिस कब कमज़ोर होता है, और बेसिस मजबूत तब होता है जब हाजिर में वायदा से भाव तेज़ी से बढ़ता है उसके, और बेसिस कमज़ोर तब होता है जब वायदा में हाजिर के मुकाबले भाव बढ़ता है। ये सारी बातें हमने आपको अब तक बताई हैं। बेसिस को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें सप्लाई और डिमांड है, क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज है, मौसम, और जो भौगोलिक जो है एरिया है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, सप्लाई कितनी है, और कॉस्टिंग क्या है। ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो बेसिस को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और ये सारी बातें हमने अब तक आपको बता दी हैं। अब मेरा अगला सवाल सुमित जी आपसे ये होगा कि हमने बेसिस की बहुत सारी बातें की हैं, अब जरा आप डिटेल में बताइए सर कि बेसिस लॉन्ग कैसे होता है, लॉन्ग द बेसिस क्या होता है, कब होता है, कैसे करते हैं। नमस्कार मृत्युंजय जी एंड जी व्यूअर्स के सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि हमने वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बेसिस अभी तक डिस्कस किए हैं, और आप बोल रहे हैं लॉन्ग द बेसिस, और दूसरा एस्पेक्ट होता है शॉर्ट द बेसिस। लॉन्ग द बेसिस का मतलब होता है जब आपके पास फिजिकल माल है और आपने उसके सामने फ्यूचर को बेचा है अपने प्राइस को हेज करने के लिए, तो आप लॉन्ग द बेसिस हैं। अगर उसको देखा जाए, आपने लॉजिस्टिक्स आपके पास है, मटेरियल आपके पास है, ये जनरली कौन करता है? ये किसान करता है। किसान या एफपीओ, उसके पास माल है और उसने फ्यूचर पे अपने मटेरियल को बेच दिया, या ब्याज बदला करने वाले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे आप जीरा की बात कर रहे थे, जीरा का भाव मान लीजिए स्पॉट के अंदर 27,000 रुपया है, फ्यूचर के अंदर 30,000 रुपया है। तो आपको ये लग रहा है कि और ये कॉस्ट ऑफ कैरी से ज्यादा है, तो आप फिजिकल माल खरीद के फ्यूचर बेच देंगे तो आप लॉन्ग द बेसिस। आप फिजिकल माल खरीद के फ्यूचर बेच देंगे तो आप लॉन्ग द बेसिस हैं। और अगर आप मान लीजिए प्रोसेसर हैं और आपको आगे और तेजी दिख रही है, आपको डर लग रहा है भाव और बढ़ जाएगा, तो आप फिजिकल माल ना खरीदने की जगह फ्यूचर खरीद लेंगे, तो आप शॉर्ट द बेसिस हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास फिजिकल नहीं है लेकिन लॉन्ग फ्यूचर है। अच्छा। जब आप फिजिकल लॉन्ग है, शॉर्ट फ्यूचर है, आप लॉन्ग द बेसिस हैं। जब आप शॉर्ट फिजिकल लॉन्ग फ्यूचर हैं तो आप शॉर्ट द बेसिस। ओके, तो आपने दोनों बातें बता दी कि लॉन्ग द बेसिस क्या है और शॉर्ट द बेसिस कब है, क्या है, और कब लॉन्ग द बेसिस होता है, किया जाता है, और कब बेसिस शॉर्ट किया जाता है। ये बात तो हो गई। अब जरा एक बात बताइए सर कि हमने लॉन्ग द बेसिस और शॉर्ट द बेसिस तो समझ लिया। अब जरा हमें ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बेसिस ट्रेडिंग ही हम क्यों समझा रहे हैं। मतलब ये कि फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट में या फिजिकल मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं कमोडिटी के, उनके लिए बेसिस ट्रेडिंग क्यों जरूरी है और कितना फायदेमंद है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। जिसको भी फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है और जिसके पास जो प्रोसेसर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर्स को समझना जरूरी है, और उतना ही जरूरी समझना फिजिकल का इंटरेक्शन विद फ्यूचर, कि फिजिकल भाव फ्यूचर्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि जो बेसिस है वो फ्यूचर और फिजिकल के भाव का डिफरेंस है, जो हमने पहली और दूसरी सीरीज में डिस्कस किया।
अब बेसिस की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि बेसिस आपकी लोकल एसएनडी को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आपने बोला, लोकल कॉस्टिंग को बताता है, स्टोरेज कॉस्ट को बताता है, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी चीजों को बेसिस रिफ्लेक्ट करता है। और इसकी ट्रेडिंग को समझना इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्रोसेसर हैं या फिर इंडिया के केस में आप एफपीओ हैं एग्जाम्पल, तो आपके पास मटेरियल है, आपने किसान को लॉन्ग टर्म मान लीजिए प्राइस सपोर्ट दिया है कि हम आपसे इस भाव पे माल खरीदेंगे, तो आप अपना रिस्क ओपन तो नहीं छोड़ सकते, आप अपनी बेसिस की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे फ्यूचर बेच के अपने रिस्क को हेज करेंगे। तो बेसिस एक ऐसा टूल है जो विश्व भर में प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्तेमाल करता है। प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? फार्मर करता है। जब उसको अपनी प्रोड्यूस बेचनी होती है, उसको भाव अच्छा लग रहा है, तो बेसिकली वो फ्यूचर पे बेचता है, और जब वो फ्यूचर बेचता है तो ही इज द लॉन्ग द बेसिस, क्योंकि उसके बिकॉज ही इज गोइंग टू हैव फिजिकल कार्गो। और जो प्रोसेसर है दुनिया भर के अंदर, वो फ्यूचर खरीदते हैं और वो शॉर्ट द बेसिस रहते हैं, क्योंकि उनको आगे अपने ब्रांड्स को चलाना है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है। तो बेसिस के एस्टिमेट पर ही, बेसिस की ट्रेडिंग के अनुसार ही दुनिया भर में फिक्स प्राइसिंग होती है, अच्छा। एक मिनिमम प्राइसिंग होती है, फार्मर अपना एक प्राइस हेज करता है, प्रोडक्शन रिस्क को हेज करता है, मिनिमम प्राइस को हेज करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ग्लोबल ट्रेडिंग। अच्छा, ग्लोबल ट्रेडिंग में कोई भी ठीक है, फुल प्राइस रिस्क रन नहीं करता। अच्छा, उस जो पर भी रन रिस्क करता है वो बेसिस रिस्क रन राइट करता है। राइट सर, मैं उस पर आता हूँ। और देखिए, ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि क्यों करना चाहिए बेसिस ट्रेडिंग और इसके फायदे क्या हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, जो व्यूअर इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि आखिर ये बेसिस ट्रेडिंग क्यों समझा रहा है, एक आउट ऑफ द बॉक्स बातें आके क्यों बता रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम बेसिस ट्रेडिंग क्यों बता रहे हैं। और अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं कोई नया टूल तो नहीं है, वो कैसे आएंगे, इसमें क्या करेंगे, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी दुविधाएं उनके मन में होंगी। तो उनकी दुविधाओं को दूर करने के लिए जरा अब आप बताइए सुमित जी कि ग्लोबल प्रैक्टिस इस वक्त बेसिस ट्रेडिंग को लेकर है क्या। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ग्लोबली ये एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है ट्रेडिंग का, बेसिस ट्रेडिंग, ये जरा आप बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये कॉन्फिडेंस आ पाए कि सिर्फ हम इंडिया में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में तो बहुत ज्यादा बेसिस ट्रेडिंग ऑलरेडी हो रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा। रे डेलियो का नाम सबने सुना है, वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर हैं दुनिया। उनसे उनके पास 1984 में मैकडोनल्ड गया, उन्होंने बोला कि हमको अपना एक बर्गर लॉन्च करना है। तो उन्होंने बोला कि हम इस बर्गर को इसलिए लॉन्च नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको सोयाबीन की प्राइस का आइडिया नहीं है कि वो फ्यूचर में कैसे फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि अब अपने बर्गर के प्राइस को तो रोज चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके बर्गर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फ्लावर की कॉस्ट कितनी है, आटा कितना लग रहा है, उसमें सोयाबीन कितना लग रहा है, और उसमें मक्का कितना लग रहा है। अच्छा। और हम जाके इन 3 प्रोडक्ट को फ्यूचर पे हेज कर लेते हैं। और बेसिकली उन्होंने बर्गर के प्राइस को बेसिस रिस्क में कन्वर्ट कर दिया, फ्यूचर को हेज करके। तो दुनिया में कोई भी फूड कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ऑयल कंपनीज, मेटल कंपनीज, अगर हम देखें स्पाइसेस कंपनीज, ये सभी कंपनीज और इवन फार्मर, हमारे इंडिया में तो फार्म साइज बहुत छोटा है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर पर फार्मर है। राइट। पर अगर ब्राजील में देखें, यूएस में देखें, तो 5 से 7 10 हजार हेक्टेयर तक के फार्मर होते हैं। तो ये सब फार्मर अपने प्राइस को फ्यूचर्स पे थ्रू बेसिस हेज करते हैं। कोई भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ट्रेडिंग में, वो कभी फ्लैट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो बेसिस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिस एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है और आपको बेसिस की समझ नहीं है, तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, यानी आप फ्यूचर ट्रेडिंग का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप एफपीओ हैं, अगर आप किसान हैं, अगर आप प्रोसेसर हैं जो ओरिजिन पे बेस्ड हैं, अगर आप बेसिस की अंडरस्टैंडिंग के बिना फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर की टूल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो बेसिस, मृत्युंजय जी, एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिस एक एस्टेब्लिश ग्लोबल प्रैक्टिस है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज्यादा आवश्यकता। ये देखिए, बहुत ही, मतलब आप इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि आप इसको ऐसे समझिए, जो बात अभी सुमित जी ने कही,
आप जो बर्गर खाते हैं, बर्गर की भी बेसिस ट्रेडिंग होती है। मतलब आप सोचिए जो जो अभी सुमित जी ने बताया कि बर्गर में जिन जिन कमोडिटीज का इस्तेमाल होता है, उसको हेज करके उसके प्राइस को फिक्स किया जाता है कि प्राइस क्या होना चाहिए बर्गर का। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस बड़े स्केल पे ग्लोबल मार्केट में बेसिस ट्रेडिंग ऑलरेडी हो रही है। ये कोई नया टूल नहीं है। और एक बात सुमित जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और आप बेसिस ट्रेडिंग को नहीं समझते हैं तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपने ट्रेड के साथ में। आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई नया टूल नहीं है, ग्लोबल मार्केट में बहुत पॉपुलर टूल है। बस आप अपने ट्रेड में इसे इस्तेमाल करें समझदारी के साथ, तो आपका ट्रेड और मजबूत बनेगा, बेहतर बनेगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल और बेहतर हो आप सबके लिए, हम सबके लिए। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही।